नमस्कार मित्रों, मैं हूं नेटेन भानु और आपका मेरे चैनल एडवर्टेक्स पे स्वागत है। मित्रों, हम लोग क्लास 8 से 12 लेक्चर में चल रहे हैं और क्लास 8 का भी हम लोग 7th चैप्टर कर रहे थे। ठीक है, उसका ये पार्ट 2 है। ठीक है मित्रों, जो आपको लगे इसमें ऐड ऑन करना चाहिए वो आप ऐड ऑन करते चलेंगे। ठीक है, अभी इससे पहले तक हमने सेल्स टैक्स से पहले तक हमने चीज़ देख लिया था। अब क्या है ना कि ये अब इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में कुछ आते हैं, बात करते हैं। क्या होता है ना मित्रों, अभी आप कुछ खरीदने जाते हैं तो उस पर आपको क्या लिखा मिलता है, MRP। ठीक है, आपने चिप्स खरीदा 10 रुपये का, उस पर आपको MRP लिखा हुआ मिला, या फिर कुछ आप तेल खरीदेंगे तो आपको 210 रुपये मिलेगा लिखा हुआ, या कुछ ऐसा कुछ मिलेगा। कुछ कपड़े खरीदेंगे आप तो 499 का लिखा हुआ मिलेगा। तो जो भी आपको MRP लिखा होता है ना, इस MRP में एक टैक्स लगा हुआ होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि एक आपका कॉस्ट प्राइस बन के आता है। मान लीजिए एक सेलर है, ठीक है, ये दुकानदार है। ठीक है, इसके पास ये कॉस्ट प्राइस पे एक सामान आएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, इस पे इसको आपको सेलिंग प्राइस पे वो बेचेगा, जो कि MRP का वैल्यू है। अब इसमें क्या है ना कि आपको कुछ परसेंटेज लगा हुआ होता है। अब इस डिटेल में नहीं जाता है कि टैक्स कहाँ पे कैसे लगता है, इतना आपको हमको हमारा वो कंसर्न नहीं है हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था ना, इनडायरेक्ट टैक्स लगता था 10%, 15%, ऐसा हेल्प होता था। कौन कौन सा होता था, सेल्स टैक्स होता था, वैट होता था। अब क्या हो गया, GST आ गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GST जो बोलते हैं, बहुत नाम सुना होगा आपने, राहुल गांधी जी के मुँह से बहुत सुना होगा, मोदी जी के नाम से भी बहुत सुना होगा, मोदी जी के मुँह से बहुत ज़्यादा सुना होगा ये नाम। ठीक है, तो GST क्या है ना, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट पहले तो इसको इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं, ऑल्दो ये भी अपने काम का नहीं है कि इनडायरेक्ट उसको बोलते हैं। इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टैक्स आप सीधा सरकार को पे नहीं करते हैं, आप वो जिससे सामान खरीदते हैं आप उसको पे करते हैं। वो क्या करता है कि वो पीछे सरकार को पे करता है। तो आपका टैक्स सीधा सरकार के पास नहीं गया, एक के पास गया जो कि सेलर था, वहाँ से वो सरकार के पास गया, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है। दूसरा क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, जो इनकम वाले होते हैं ना, आपने सुना होगा 10 लाख कमाता है वो 10% टैक्स भर रहा है, कोई 25 लाख कमाता है साल का तो वो 30% टैक्स भर रहा है। ठीक है ना, तो ये जो था ये डायरेक्ट टैक्स था। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके जो आप टैक्स भरते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए था, ये हमारे काम का नहीं था। तो इसमें क्या है कि एक बिल दिया हुआ है, इसमें सीरियल नंबर होगा, आइटम का नाम होगा कुछ। ठीक है, अब उसका कुछ क्वान्टिटी होगा 1 2 3 4। ठीक है, उसका मान लीजिए रेट होता है 100, उस पर सेल्स टैक्स लगा देते हैं 5%। तो ये कितना आ जाता है, 5%, 5 रुपये। ये टोटल अमाउंट आपका 100 प्लस 100,005, ये टोटल आपका 105 रुपये का सामान हो जाता है। ठीक है, ये इसमें दिखाना चाह रहा है बिल में। ठीक, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं। GST इंट्रोड्यूस हो गया, उसके बाद जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स था ना, वैट, ये सारा समाप्त हो गया। सेल्स टैक्स, वैट, ये सब समाप्त हो चुका है। वैट किसी 2 ही चीज़ में वैट अभी बचा हुआ है मोस्टली, और भी कुछ चीज़ें होंगी बट अपन 2 ही चीज़ मान चलते हैं। अब एक तो पेट्रोल है, पेट्रोल या आप ऑयल बोल लीजिए, डीजल भी आता है उसमें। ठीक है, ऑयल पे डीजल भी आता है, तो हम ऑयल का ही बात करते हैं। तो ऑयल में क्या गया, डीजल पेट्रोल जो भी आ गया, सो उस पर GST अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। दूसरा, मुझे पीने का शौक़ नहीं, दारू डांस। ठीक है, दैट इज़ एल्कोहल। एल्कोहल पर अभी GST नहीं आया है, इस पर अभी भी वैट लग रहा है। ठीक है, इस पर भी अभी वैट लग रहा है। ठीक है, और गोल्ड पे भी अभी GST नहीं आया है, गोल्ड पे भी अभी कुछ वैट ही जैसा कुछ लग रहा है। सेल्स टैक्स लगता है या वैट लगता है, जो भी लगता है, GST के अंदर नहीं आया है वो अभी भी। तो कुछ चीज़ें हैं जो जिसको सरकार ने अभी भी बाहर रखा हुआ है, और मोस्टली जो सारा सामान है वो GST के अंदर आ चुका है। बाकी जितना आप सामान देखते हैं, जो भी आप लैपटॉप से लेके टीवी, फ्रिज, जो भी है सब GST के अंदर आ चुका है। सब पे स्लैब्स बने हुए हैं, 0, 5, 12, 18। एक बार ये चेक कर लीजिएगा, ये कुछ चेंज भी हुआ था बीच में, ऐसा कुछ स्लैब्स होता है। ठीक है, किसी पे कुछ टैक्स नहीं लगता है, किसी पे थोड़ा लगता है, किसी पे ज़्यादा लगता है। जो लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं तो 28% तक भी टैक्स था। जैसे आप कुछ बढ़िया होटल में जाते हैं
तो आपको 12% टैक्स लगेगा, थोड़े सस्ते होटल में जाते हैं तो 5% टैक्स लगेगा, तो ऐसा भी कुछ था। ठीक है, ये काम इसलिए किया गया था प्रोग्रेसिव बनाने के लिए। एक वर्ड होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है कि जो जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनसे आप ज़्यादा टैक्स लीजिए, और जिनके पास कम पैसा है उनसे आप कम टैक्स लीजिए। ठीक है, तो जीएसटी ऐसा प्रोग्रेसिव नहीं है, क्योंकि गरीब भी है ना, वो भी कोई किसी भी चीज़ पे 12% टैक्स लग रहा है, और कोई गरीब खरीदना चाह रहा है तो उसको भी 12% पे करना पड़ेगा। बट स्टिल एक सेंस में प्रोग्रेसिव है, क्योंकि इसमें 4 स्लैब्स है ना, 0, 12, 18, 28, ऐसा 4 स्लैब्स हैं। लग्जरी आइटम्स ज़्यादा टैक्स में रखे गए, तो एक ढंग से प्रोग्रेसिव है, दूसरे ढंग से प्रोग्रेसिव नहीं भी है, क्योंकि 5% भी तो टैक्स पे करना पड़ रहा है ना किसी भी गरीब को। वही सामान को मैं खरीदूँ मुझे भी 5% मिलेगा, कोई अंबानी खरीदे तो उसको भी 5% मिलेगा, और कोई गरीब भी खरीदेगा तो उसको 5% लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसा इसको प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है कि जिनके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा पे करें, इस सेंस से। प्रोग्रेसिव थॉट्स में भी बोलते हैं। प्रोग्रेसिव थॉट्स में क्या होता है, प्रोग्रेसिव थॉट्स में ऐसा होता है कि आप उच्च विचार वाले जो बोलते हैं ना, कि जो भेदभाव नहीं करते हैं, जातिवाद नहीं करते हैं, ये सब उच्च विचार वाले माने जाते हैं। ठीक है, और सबको समान देखते हैं, अपना धर्म का पालन करते हैं, दैट दे आर प्रोग्रेसिव इन थॉट्स। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव का एक्चुअल मीनिंग आप देख लीजिएगा, बाकी मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इसके थ्रू देखने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। सॉरी, द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट द शॉप वाज 450, द सेल टैक्स चार्ज वाज 5%, फाइंड द बिल अमाउंट। ठीक है, अब ये कॉस्ट जो है 450 रुपये, 450 रुपये उसके पास ये था, कॉस्ट प्राइस आया था। कॉस्ट प्राइस कुछ आया होगा, उस पर उसने अपना प्रॉफिट जोड़ करके, अब कॉस्ट प्राइस पर कुछ अपना प्रॉफिट जोड़ के 450 ये बनाया, और उस पर क्या किया, 5% टैक्स लगा दिया। तो इस पर जो 5% टैक्स लगाएंगे क्या हो जाएगा, इसका 2 तरीका है करने का। पहला तो आप 5% निकालिए, 5% ऑफ 450 निकालिए, कितना आ जाएगा, 5% इज़ 1/2 है ना, सॉरी नॉट 1/2, 5/100 इंटू 450 कर लीजिए। मैं 50 दिमाग में चल रहा था मेरे। ठीक है, तो यहाँ से 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, 5 1 जा 5, 2 जा 2 1 जा 22.5। ठीक है, 22.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आता है, राइट। तो 22.5, तो ये यहाँ पे भी अपने को दिख रहा है 22.5 जोड़ के ये आपका फाइनल सेलिंग प्राइस आ गया, जो बिल अमाउंट होता है ना वो आ गया आपके पास। अब इसमें क्या होता है कि दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, दूसरा तरीका क्या है वो भी एक देख लेते हैं। एक और तरीका है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बट अगर आपको समझ में आए तो आप उससे भी कर सकते हैं कि 100% तो वैल्यू था, ये कहाँ था, ये 450 100% था, इस पर 5% और टैक्स लगाया, तो टोटल कितना हो गया, 105% हो गया। ठीक है, 105% ऑफ 450 लगाया उसने, इससे क्या आ गया, 105/100 इंटू 450। ठीक है, काट सकते हैं क्या, ये तो 0 पहले हटाओ, 5 2 जा 5 21 जा 21 5 जा 105 होता है। ठीक है, ये आप एक काम करिए ना, ये 2 को ना हमारे साथ ये कीजिए, मैं एक इसमें और एक सिंपल तरीका बताता हूँ। ये ठीक है, यानी 105/100 इंटू 450 लिखा हुआ है, राइट। तो अभी क्या है ना कि हम 1 से काट देंगे, अब ये है 0 नहीं हटाते हैं, नहीं तो फिर हमको डिवाइड करना पड़ जाएगा। वो मैंने पिछली बार स्टेप में यहाँ पे 5 से काट दिया था ना, तो इससे क्या होता है हमको एक स्टेप और लिखना पड़ जाता है। आप 105 को 45 से सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, तो 45 सीधा मल्टीप्लाई कर क्या करेंगे, 525 आ जाएगा और प्लस 420 आ जाएगा। तो ये 5 2 7 4 और ये 10 था, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब ये देखिए 472.5 और ये 472.5 मैच कर रहा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहीं तक था, कॉन्सेप्ट आपका यहीं तक था, बाकी फिर मैथमेटिक्स था।
जो आपको ठीक लगे 5% निकाल के आप उसमें जोड़ सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, या 5% निकाल के जोड़ रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, 100 में 5% आप जोड़ रहे हैं, दैट इज़ 105%, सीधा 105% निकाल लीजिए। ये यहाँ पे थोड़ा कटने में प्रॉब्लम कर रहा था तो थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा, बट अगर जैसा आपको आसान लगे तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, वाहिदा बॉट एन एयर कूलर फॉर 3300, ठीक, इंक्लूडिंग टैक्स ऑफ 10%। अब इसमें टैक्स जो है सो इंक्लूडेड है 3300 में, राइट। ठीक, अभी क्या बोल रहा है, फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट वाज एडेड। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है हमको कि 100% तो वैल्यू रहा होगा, 100% रहा होगा, प्लस इसमें 10% हमने किया होगा। ठीक है, ये कितने के बराबर गया होगा, ऑफ एक्स, एक्स कौन सा है, 100% वाला अमाउंट है, इक्वल्स टू 3300। क्या किया हमने, फिर से समझते हैं। 100% ये लिखा हुआ है, ठीक है, 100% एक वैल्यू रहा होगा जिसमें 10% वैट ऐड किया होगा, यानी कि 110%, 110%, ठीक, ऑफ कौन से वैल्यू पे वैट ऐड हुआ होगा, वो जो उसका जिस वैल्यू का वो अमाउंट, जिस अमाउंट का वो चीज़ था, ठीक है, जो कि x की बराबर है, वो 3300 के बराबर हो गया। अब यहाँ से हम x इक्वल्स टू 3300 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100 कर सकते हैं, है ना। ऐसे एक जीरो काट दो, 11 1 जा 11, 3 जा 0, 30, ये हो जाएगा, x की वैल्यू 3000 हो जाएगा। देखिए वो भी यही वही करने की कोशिश किया है, ठीक है, आप इसको पढ़ के देखिए, आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगा। हुआ क्या था, अब जब चूंकि आंसर आ गया है तो इसको अब हम लोग दूसरी तरह से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, एक सवाल अपने आप बनेगा, ठीक है। आर्टिकल प्राइस बोल लेते हैं, आर्टिकल प्राइस था और ये टैक्स था, ये वैट हो सकता है या फिर सेल्स टैक्स हो सकता है, एसटी या वैट हो सकता है, ठीक है। आर्टिकल प्राइस कितना था मित्रों, अभी हमने निकाला 3000 था, ठीक है, तो 100, ठीक है, 3000 था, दैट वाज इक्वल्स टू 100%, ठीक है। आर्टिकल प्राइस 3000 का है और वो 100% के बराबर है, ठीक है। वैट कितना लगाया उसने, 10% लगाया, ठीक है, तो ये 10% इससे कितना होता है, 300 रुपये, तो ये 300। तो जब हमको वो 3300 बोला तो मतलब इन दोनों को जोड़ के बोला, तो मतलब परसेंटेज में भी इनको जोड़ के बोलेंगे। और ये परसेंटेज जो है वो किसका परसेंटेज है, परसेंटेज उसका होता है जिससे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, ये बात हम कर चुके हैं। जिससे प्राइस ऊपर जाता है या जिससे प्राइस नीचे आता है उसका हम उसको हम बेस मानते हैं। तो परसेंटेज ऑफ किसका मानेंगे, परसेंटेज ऑफ इसी वैल्यू का मानेंगे, क्यों, क्योंकि इसी से तो ऊपर गया था ना टैक्स। टैक्स जो आपने 300 कैलकुलेट किया, किस पे कैलकुलेट किया, इस पे कैलकुलेट किया। तो हम क्या करेंगे कि 110% ऑफ जो वैल्यू था x, यहाँ पे पता नहीं था ना x, इक्वल्स टू 3300। अब ये लाइन देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा क्या लिखना चाह रहे हैं। तो 110% ऑफ x का मतलब है कि ये वो वैल्यू है जो ये है, ठीक, पेन बदल लेते हैं, ये वैल्यू, ठीक है। 110% इसका जो होगा वो 3300 के बराबर होगा। क्यों, 110 में क्या इंक्लूडेड है, अपना टैक्स भी इंक्लूडेड है, 3300 में भी क्या इंक्लूडेड, अपना टैक्स इंक्लूडेड है, ठीक है। तो किससे वैल्यू बढ़ा होगा, 10% जो बढ़ा किससे बढ़ा, इससे ही तो बढ़ा, इस अमाउंट का ही तो 10% बढ़ा ना, तो हम उसको ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, ये इन्होंने ना निब दिया है इसके साथ। अब मिटाने में क्या होता है, वो घिस जाता है, लिखने में तो थोड़ा घिसता होगा, मिटाने में ज़्यादा घिसता है। चलिए आते हैं आगे। सलीम बॉट एन आर्टिकल फॉर 784 विच इंक्लूड GST 12%। अब देखिए अगेन ये अमाउंट इंक्लूडेड वाला है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वाज एडेड। तो कितना है, 12% GST है, यानी कि 100% उसका वैल्यू रहा होगा इनिशियल आइटम का, प्लस 12% हो गया होगा, सॉरी 29, 12,
12 रहा होगा, यानी कि 112% ऑफ जो अमाउंट रहा होगा x, जो इनिशियल अमाउंट रहा होगा 100 जिसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, इंटू इक्वल टू 784। तो x इक्वल्स टू 784 बाई 112 इंटू 100। अब ये नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे ना एक एरर है, ठीक है, ये 12 नहीं होगा, ये 112 होगा, ठीक है, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, एरर है यहाँ पे 112 होना चाहिए, 12 गलत दिया हुआ है। 12 देख के अब कैलकुलेट करके देखेंगे ना तो ये 112 के हिसाब से ही 700 आएगा, 12 के हिसाब से तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। ठीक ठीक है मित्रों, अब यहाँ पे देखिए एक सवाल है, बाई व्हाट परसेंट इज 2000 लेस देन 2400। किससे बोला गया है कम? 2400 से कम बोला गया है। बाई व्हाट परसेंट 2000 जो है सो इससे कम है, ठीक है, तो कितना कम है? 400 कम है। बाई व्हाट परसेंट इट इज लेस, 2000 कितना परसेंट से कम है, तो कम कितना है? 400, 400 बाई 2400 इंटू 100। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब 2000 नहीं लिखेंगे यहाँ पे। इज इट सेम एज परसेंट बाई विच 2400 इज मोर देन 2000? नहीं, आते हैं उस पर, दोनों ही करके देखते हैं। तो पहला सवाल है बाई व्हाट परसेंट 2000 इज लेस देन 2400। तो 2400 से कितना कम था? 400। तो किसको पैमाना माना गया? किसको पैमाना का इंग्लिश एक्चुअली क्या ना, हिंदी के न्यूज़ देखते देखते ना ये भी चेंज हो जाता है। पैमाना इज लेवल, ठीक है, क्राइटेरिया जो होता है, किसको ये माना गया है कि बेस क्राइटेरिया में कौन है सेटिस्फाई कर रहा है, ये कर रहा है, इससे कितना कम है ये बोला गया है। तो हम ये लिखेंगे, तो ये 4 1 जा 4 6 जा 24। अब 6 से इसको काटिए, 3/50 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 50/3 आ गया परसेंटेज में। इसको और क्या लिख सकते हैं 50/3 को? 16.66%। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। कितना परसेंट से कम है 2000? 16.66% से कम है। दूसरा सवाल पूछ रहा है इज इट सेम एज परसेंट बाई विच 2400 इज मोर देन 2000। तो अब किससे ज़्यादा कम की बात कर रहा है? 2000 से ज़्यादा कम की बात कर रहा है। कितना ज़्यादा है? 400। 400 बाई 2000 इंटू 100। ये लैंग्वेज आपको समझना पड़ेगा, ये लैंग्वेज थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, हो सकता है मैं भी कंफ्यूज हो जाऊँ कभी इसमें, ऐसा लैंग्वेज है, ठीक। तो 2 से 2 0 कटा, 4 1 जा 4 5 20, है ना, 5 20। अब 5 से इसको काटो, 20%। तो 2000 से 2400 कितना बड़ा है? 20% से बड़ा है। लेकिन 2400 से 2000 कितना कम है? 16.66% कम है। तो इस लैंग्वेज को थोड़ा फोकस कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। 2-4 सवाल इस लैंग्वेज का बनाइए, आपको समझ आने लगेगा। बाई व्हाट परसेंट इज 2000 लेस देन 2400? ठीक है, 2000 इज लेस देन 2400। तो कम ज़्यादा किससे बात कर रहा है यहाँ पे? 2400 से कम ज़्यादा की बात कर रहा है। विच 2400 इज मोर देन 2000, तो कम ज़्यादा किससे बात कर रहा है? 2000 से बात कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको नीचे का वैल्यू लेना पड़ेगा। समस्या इसी वाले में है, नीचे वाला जो वैल्यू था ना इसमें है, और ये 2000 कौन सा ले? 2000 लें या 2400 लें? तो ये लैंग्वेज आपको बताता है, और ये लैंग्वेज थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। एक और ट्रिकी लैंग्वेज देख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे मूव करते हैं। ये देखिए ये वाला, 2 टाइम्स अ नंबर इज 100% इंक्रीज इन द नंबर। मान लेते हैं 100 मान के, देखिए 2 तरह से हो सकता है, 100 मान के भी हो सकता है, x मान के भी हो सकता है। तो पहले हम 100 मान कर लेते हैं। तो 2 टाइम्स अ नंबर है, ये नंबर को हम 100 मानते हैं, इसका 2 टाइम्स, ठीक है, ये हो गया 200, ठीक है। 2 टाइम्स अ नंबर इज अ 100% इंक्रीज इन द नंबर। तो इंक्रीज कितना हो गया? इंक्रीज इक्वल्स टू, यहाँ पे इंक्रीज इक्वल्स टू 200 माइनस 100 इक्वल टू 100। इंक्रीज 100 आ गया। परसेंटेज इंक्रीज
इक्वल्स टू इंक्रीज अपॉन किससे, कौन है पैमाना, किसको हम बेस मानेंगे, इसको बेस मानेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा कम हो रहा है, इंटू 100 बाई डिवाइडेड 100 इंटू 100। ठीक है, तो ये देखिए पहला लाइन सेटिस्फाई कर रहा है, सॉरी पहला लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, कि 2 टाइम्स हमने जब किया तो इंक्रीज जो था तो 100% के बराबर इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, इफ़ वी टेक हाफ द नंबर व्हाट शुड द डिक्रीज इन परसेंटेज बी, तो नंबर हमारा ये था 100 था, फिर से एक बार 100, इसका बोला है हाफ यानी 50, तो डिक्रीज कितना हुआ, इक्वल्स टू डिक्रीज हुआ 100 माइनस 50, 50 का डिक्रीज हुआ। ठीक है, इफ़ वी टेक हाफ द नंबर व्हाट वुड बी द डिक्रीज परसेंट, तो इक्वल्स टू डिक्रीज बाय 100, डिक्रीज कितना था, डिक्रीज बाय 100, क्यों, क्योंकि इसी से तो कम ज़्यादा हो रहा है ना, डिवाइड बाय 100 इंटू 100, ये कट गया, ये इक्वल टू 50% आ गया। ठीक है, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, अब ये सब वही चीज़ें हैं, आप करके देखिएगा। इसका हमने एग्जांपल्स ले लिया, कुछ अलग सवाल है नहीं। अर्न बॉर्डर प्राइस कर 20% मार्केट प्राइस, ठीक है, डिस्काउंट दिया 20% और इतना उसने पे किया, तो डिस्काउंट किस पे होता है, डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे होता है ना। तो इसको भी ना एक सीधा करके एक बता देता हूँ मैं। मार्केट प्राइस होगा जो कि 100% के बराबर होता है, उसका वैल्यू हमको नहीं पता है, इसको हम डैश कर देते हैं। ठीक है, डिस्काउंट 20% था, डिस्काउंट 20% था, इसका भी वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू हमको ये पता है 1600 के बराबर है, क्योंकि इतना वो पे किया है। ठीक है, इतना पता है। अब इसको गौर कीजिए कि हमको परसेंटेज में तो वैल्यू पता है ना, तो हम ऐसा बोल लें कि अगर टोटल को मान लें x है, ये इसको हम x मान लेते हैं, मार्केट प्राइस x है, तो मार्केट प्राइस में कितना डिस्काउंट हुआ है, 20% का डिस्काउंट हुआ है, यानी कि 100 माइनस 20% ऑफ x इक्वल्स टू 1600, ऐसा बोल सकते हैं क्या? यही चीज़ दिखा है ना यहाँ पे, चलिए इसी लैंग्वेज में भी लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मार्केट प्राइस क्या होगा, 100% ऑफ x, डिस्काउंट क्या होगा 20% ऑफ x। ठीक है, तो मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस किया तो ये 1600 मिला, इसी को मैंने क्या लिख दिया था, 100 माइनस 20% ऑफ x इक्वल्स टू 1600। अब ये नॉर्मल मैथमेटिक्स रह गया, 80% ऑफ x इक्वल्स टू 1600। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, 1600 बाई 80 और परसेंटेज का 100 ऊपर, मिस मत कीजिएगा, 80 लिख दिया 100 नहीं लिखा। ठीक है, ऐसा काम मत कीजिएगा। ठीक है, तो 1 से 1 कटा 820 जाए, x की वैल्यू आ गई 2000। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 2000। ठीक, ये 2000 आ जाएगा। डिस्काउंट कितना आ जाएगा 20% ऑफ दिस नंबर, 20% कितना होगा 400 रुपये। ठीक है, तभी 2000 से 400 घटाएंगे तो ये 1600 आ गया था। ठीक है मित्रों, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं ना अगले टॉपिक को, कंपाउंड इंटरेस्ट। आप कीजिए, ये सवाल कीजिए, अब आना चाहिए आपसे। नहीं आ रहा तो एक बार फिर से आप वीडियो देखिए, थोड़ा तेज़ी में देख सकते हैं, 1.25 1.5 जितना आपका दिमाग इंटरप्रेट कर पा रहा हो कि जो मैं कह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है ना, तो उस केस में उतनी स्पीड पे आप देखिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए, बनेगा ये सवाल। ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे नहीं बन सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए 2 टर्म होता है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट।
ठीक है, दोनों में क्या अंतर होता है? ठीक है, पहला इसमें आता है कि मान लेते हैं 100 रुपये हैं मेरे पास, ठीक है, और इस पर हमको एट द रेट ब्याज कितना मिल रहा है? 10% मिल रहा है। यहाँ भी 100 रुपये हैं हमारे पास, एट द रेट 10% ब्याज मिल रहा है। तो क्या होता है कि प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट के केस में फर्स्ट ईयर में क्या होगा? पहला साल बीता, फर्स्ट ईयर एंड, ठीक है, पहला साल जब बीतता है तो 10% से ब्याज मिलेगा। 10% कितना होगा इसका? सीधा बताया था, एक डॉट दे देने के लिए, तो ये 10 रुपये मिलेगा, यानी कि प्रिंसिपल हो गया यहाँ पे 100, इंटरेस्ट हो गया 10, अमाउंट हो गया 110। ठीक, पहला साल के एंड में इसमें क्या होगा? प्रिंसिपल हो गया 100, इंटरेस्ट हो गया 10, अमाउंट हो गया 110। अब यहाँ पे क्या है? सेकंड ईयर से क्या है? पहला साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक जैसा ही फंक्शन करती है, एक जैसा ही काम करती है, ठीक है, लेकिन दूसरे साल से थोड़ा सा अंतर आ जाता है, एक पर्टिकुलर चीज़ का अंतर आता है और ये पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है। क्या अंतर आता है कि अगले साल सेकंड ईयर के में क्या होगा? जब एंट्री कर रहे हैं तो हमारा प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल इक्वल टू 100 होगा, ठीक है, रेट ऑफ एट द रेट 10%। लेकिन जब सेकेंड ईयर का एंट्री यहाँ पे कर रहे हैं तो हमारा प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल नहीं होता है, अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल हो जाता है। ठीक, तो ये 110 हो जाएगा एट द रेट 10%। तो अब आपको यहाँ से ये समझ में आ गया होगा कि पहला साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट किसी भी सेम रेट पे, किसी भी सेम अमाउंट पे सेम ही आएगा। रेट प्रिंसिपल और रेट अगर सेम है फर्स्ट ईयर के लिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप सेकंड ईयर में जाते हैं तो आपको प्रिंसिपल बदल जाता है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में वही प्रिंसिपल रह जाता है और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आपका प्रिंसिपल जो है, जो पिछले अमाउंट जो था वो आपका प्रिंसिपल बन जाता है। उससे क्या होता है कि आपको ओवर द टाइम, एक साल में तो सेम रहेगा दोनों का इंटरेस्ट, लेकिन आप जब समय देखेंगे 5 साल 10 साल ऐसा टाइम देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा वैल्यू हमको दे रही है। अब बैंक्स में क्या होता है, बैंक्स में कंपाउंड इंटरेस्ट ही चलता है। अगर आप लोन ले रहे हैं तो भी कंपाउंड इंटरेस्ट है और अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो भी कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये बेसिक फंडा है, फॉर्मूला पढ़ाते हैं, ये बेसिक फंडा पहले आप समझिए, ठीक है। फंडा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का कि पहले साल का जो अमाउंट है वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बनेगा, ठीक है। एक लाइन में मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर उसको हम लोग मिटा देंगे और आगे बढ़ेंगे, या ना भी मिटाएं वैसे ही बढ़ जाएंगे आगे, ठीक है। सेकेंड ईयर प्रिंसिपल इक्वल टू फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल, ठीक है। यही जो होता है वो थर्ड ईयर प्रिंसिपल। अब ये कहीं तक भी जाएंगे, प्रिंसिपल आपका जो इनिशियल प्रिंसिपल था, फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल था, वही आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही लगेगा, ठीक है। दो वर्ड होता है, एक प्रिंसिपल होता है PRINCIPLE, एक होता है प्रिंसिपल PRINCIPAL। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? प्रिंसिपल मतलब होता है मेन चीज़, ठीक है। आपका स्कूल में प्रिंसिपल होता होगा, और इसका मतलब होता है रूल्स गाइडलाइंस, ठीक है। इसका मतलब प्रिंसिपल होता है वी नीड टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, ठीक है। ऐसा धर्म के केस में हम बोलते हैं ना, ठीक है। द प्रिंसिपल सेट बाय द इंस्टीट्यूशन आर टू बी फॉलोड, ठीक। अरे प्रिंसिपल PLE वाला, ठीक है, वो अगर किसी इंस्टीट्यूशन का है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का है तो वो आपको फॉलो करना है, दैट इज़ PLE वाला। PAL वाला जो है वो मतलब जो मेन चीज़ होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एग्जैक्ट मीनिंग आप गूगल कर लीजिएगा, मोटा मोटी डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर मेजर चीज़ क्या था, ये थर्ड प्रिंसिपल PRINCIPAL होगा यहाँ पे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है कि सेकेंड ईयर प्रिंसिपल जो है इक्वल्स टू फर्स्ट ईयर के मैच्योरिटी पे जो अमाउंट होगा, फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा एंड में वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बनता है, ठीक है। थर्ड ईयर का जो प्रिंसिपल है वाई है ये, ठीक है,
इक्वल टू सेकेंड ईयर के एंड में जो अमाउंट बनेगा वो होगा। ठीक, तो आपको फंडा, बेसिक फंडा आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ बोला है सम ऑफ 10,000 इज बोरोड एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 2 years, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस एंड अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 years। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इक्वल्स टू PRT/EY 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो प्रिंसिपल कितना बोला 10,000, इंटू रेट कितना बोला, रेट 15, और टाइम कितना बोला 2 साल बाई 100, ये 2 कट गया, 15 into 30, 30 into 100 इज 3,000। ठीक है, तो अमाउंट कितना मिलेगा, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, इक्वल्स टू 10,000 10,000 प्लस 3,000 इक्वल्स टू 13,000, इतना आपको मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, कोई दिक्कत, 13,000 है ना, ये देखिए 13,000 है। ठीक, अब ये करके देखिए, नॉर्मली तो पूछा है, कुछ इसमें खास नहीं है, आप ये पढ़ के देख सकते हैं जो भी है लिखा हुआ। अब आता है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, ये वाला पोर्शन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे सीधा आ जाते हैं। तो इसमें क्या किया, अभी एग्जांपल, यही एग्जांपल से समझिए। इसमें क्या किया, पहला ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाला, कितना आया 1,600 रुपया। प्रिंसिपल क्या था 20,000, 1,600 उसका इंटरेस्ट आया फर्स्ट ईयर पे। ठीक है, प्रिंसिपल इनटू रेट, और टाइम जो हो 1 था, तो इसलिए इसको नहीं लिखा है, लिखना चाहिए था। ठीक है, नहीं लिखा है तो यहाँ देखिए, ये जो है ना, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम 1 आएगा यहाँ पे। 1 साल है ना, तो 1 साल तो आप नहीं भी लिखें तो चलता है ना। एक ये आ गया आपका P2। बोला था ना, जो अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस SI मिला के हमको अमाउंट बना, अमाउंट कितना बना 21,600। तो ये अगले साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, अगले साल जैसे प्रिंसिपल हो गया तो इसको फिर अगले साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। ठीक है, 21,600 इंटू ये। तो होता क्या है ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट में यही होता है कि फर्स्ट ईयर का एंड में जो आपका अमाउंट था वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल बनता है। उस कारण से क्या होता है कि बाकी अगर अगले एक साल के लिए बात करें तो अगले 1 साल के लिए वो सिंपल इंटरेस्ट ही बेसिकली होता है, लेकिन चूँकि वो उसका प्रिंसिपल अमाउंट ही चेंज हो गया है, तो उस केस में आपको बढ़ा हुआ रिजल्ट मिलता है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे आपका ये निकाला SI फॉर सेकेंड ईयर। वही आप अगर सिंपल इंटरेस्ट केस से निकालते हैं तो ये चीज़ जो होता है वो 20,000 ही रह जाता है, और ये जो है वो वापस से सेम आ जाता। तो मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में हर साल प्रिंसिपल सेम होता है। ठीक है, हर साल इंटरेस्ट भी सेम होगा, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है, टाइम सेम है, रेट सेम है, तो इंटरेस्ट भी हर साल सेम होगा। तो 10 साल लगाएंगे तो 10 साल आपको 1,600 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा इसके हिसाब से। ठीक है, तो 10 साल को 1,600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16,000 रुपये आ जाएंगे। तो 20,000 आपका इनिशियल अमाउंट था, 16,000 आपको इंटरेस्ट मिला, आपको 36,000 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि आप चाहे तो एक बार में कंपाउंड निकाल लें, या हर साल आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, बस उसका आप वो चेंज करते जाइए। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 सेकेंड ईयर का, सिंपल इंटरेस्ट 3, ऐसा चलता जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट 10 साल की बात हो रही थी तो 10 तक जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ये अलग अलग अमाउंट होंगे सारे, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल अलग है, रेट एंड टाइम हम सेम ही लेके चल रहे हैं, हर साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो रेट और टाइम तो 1 साल हो गया, रेट फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट भी चेंज होते जाता है हर साल का, इसलिए उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोल देते हैं, क्योंकि हम कंपाउंड कर रहे हैं कुछ चीज़ को। वही अगर सिंपल इंटरेस्ट होता 10 साल का तो क्या हो जाता है, SI1 प्लस SI2 आते हैं, प्लस SI3 अप टू SI10 इक्वल टू 10 इंटू SI1। ये क्या है, ये सब सेम होंगे,
सारे सेम होंगे, इसीलिए 10 इंटू SI1 इसको लिख सकते हैं। लेकिन इस केस में 10 इंटू SI1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हर साल प्रिंसिपल चेंज हुआ, यहाँ पे हर साल प्रिंसिपल पी रहा होगा, कुछ चेंज नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे। कुछ और क्लियर हुआ होगा आपको? तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? बेसिकली हर साल सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे एंड यू नीड टू चेंज द प्रिंसिपल। पिछले साल का जो अमाउंट था उस साल का प्रिंसिपल मानिए और हर साल का आपसे सिंपल इंटरेस्ट निकालते जाइए, तो आप ये कर सकते हैं आराम से। ठीक है, कभी अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहे, मान लीजिए कोई सवाल दे दिया कि 10,000 रुपया था, ठीक है, 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट 8% को निकालो। ठीक है, आपको फार्मूला, अभी मैं फार्मूला बताऊंगा आपको। मान लीजिए फार्मूला नहीं याद रहा, तब निकालना रहा, क्या करेंगे आप? पहला साल का SI निकालेंगे, ठीक है, तो पहला साल का अमाउंट निकालेंगे, पी ये है, ठीक है, और SI1 आया है हमारा पहला साल का, तो प्लस SI, ठीक है, ये A1 मान लेते हैं। तो फिर क्या करेंगे? P इक्वल टू A1, फिर यहाँ पे 1 साल, यहाँ पे 1 साल के लिए निकाला था ना, और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट 8%। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट 2 इक्वल्स टू A1 प्रिंसिपल इंटू रेट 8% इंटू टाइम 1 साल इंटू 100। आप इसको सॉल्व करेंगे, SI2 आ गया, ठीक है, कुछ SI2 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये SI1 प्लस SI2 प्लस SI1 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, और आपका प्रिंसिपल, तो खैर प्रिंसिपल का तो कोई बात ही नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट क्या आ जाएगा? अमाउंट इक्वल टू, यहाँ से सीधा लिख लेते हैं A1 तो ये था, इसमें एक सिंपल इंटरेस्ट इसमें जुड़ा हुआ है, राइट, सॉरी हाँ, एक से पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, दूसरे साल का प्लस SI2 इसमें जोड़ दीजिए, ये आपका फाइनल अमाउंट हो जाता है। ठीक, तो कभी फॉर्मूला याद नहीं रहा तो आप कंपाउंड प्रिंसिपल वैरी करके सेकेंड ईयर के लिए, पहला साल के तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेकेंड ईयर के लिए आप प्रिंसिपल को अपडेट करके आप उस साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। ठीक है, और वो उसमें सिंपल इंटरेस्ट निकाला, और जो आपने कंपाउंड जो प्रिंसिपल लिया था उससे सेकेंड ईयर के लिए A1, उसमें आप उसको जोड़ दीजिए, वो आपका एक फाइनल अमाउंट बन जाएगा। ठीक, ठीक है, अब यहाँ देखिए वही चीज़ यहाँ पे क्या होगा? फाइंड द अमाउंट विच हैज़ टू बी पेड एंड रिसीव एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के एंड में कितना मिलेगा? P2 लिया, देख रहे हैं यहाँ पे P2, क्योंकि P2 जो है वो चेंज हो गया होगा, ये था ना P2, P1 ये था, P2 ये था, P2 प्लस SI1, ठीक, P2 प्लस SI1, सॉरी SI2 नॉट SI1, SI2, P2 प्लस SI2, ये आपने जोड़ दिया और आपका ये फाइनल अमाउंट बन गया। और पूछा भाई क्यों कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया होगा, तो SI1 प्लस SI2 कंपाउंड, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब इसको क्या किया है ना, इसने कंपाउंड इंटरेस्ट से कंपेयर किया है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट से कंपेयर किया है। तो SI फॉर 2 ईयर्स कितना बन रहा है? 2 साल के लिए 3200 बन रहा है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 3328 रुपये बन रहा है। कितना ज़्यादा है? 128 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा आया है। क्यों ज़्यादा आया है? क्योंकि सेकंड ईयर का प्रिंसिपल जो है वो चेंज हो गया था। ठीक, आप ये पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, वही चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये ना सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट किया है 3 सालों के लिए। अब ये कर्व देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या था? SI के केस में, सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल पहला साल का देखिए, दूसरा साल का देखिए और तीसरा साल का देखिए, सेम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम ही बन रहा है हर साल, SI1 SI2 SI3 सारे बराबर हैं। ठीक है, और आपका फाइनल अमाउंट ये निकल के आता है। लेकिन वहीं पे यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल बदल गया, पहला साल दूसरे साल भी प्रिंसिपल बदल गया, ये यहाँ रिपीट हो गया, ये यहाँ रिपीट हो गया। जो अमाउंट था वो अगले साल के लिए P2 बन गया, और जो ये अमाउंट था वो अगले साल के लिए P3 बन गया। ठीक है, यहाँ से इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है, जब आपका अमाउंट यही प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ गया तो इंटरेस्ट भी बढ़ गया, तो इसलिए आपका फाइनल अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका निकल के आएगा वो भी ज़्यादा आएगा सिंपल इंटरेस्ट से, और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा निकल के आया, इंटरेस्ट ज़्यादा निकल के आया है, तो मतलब आपका अमाउंट भी ज़्यादा निकल के आएगा। ठीक है, 2 बात। तीसरी और एक बात तो हम पहले ही कर चुके हैं कि फर्स्ट ईयर के लिए दोनों का सेम होगा, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट ईयर के लिए दोनों का कैलकुलेशन सेम होगा,
फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू सी आई इक्वल्स टू एस आई होता है। ये पहला ही साल के लिए, दूसरे साल से ये नहीं होगा। ठीक, चलिए बाकी ये माइनस करके दिखाया है आपको। नोट ऑल्सो द प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम अंडर सिंपल इंटरेस्ट वाइल इट चेंजेस ईयर आफ्टर ईयर अंडर द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, उसी बात को बता दिया गया है। अब फॉर्मूला डिड्यूस करने के लिए क्या किया है, फॉर्मूला डिड्यूस करने के लिए अपन आते हैं इस पे। चलिए लास्ट ही टॉपिक है, इसको ख़त्म करके अपन रैप अप करते हैं। ठीक है, अब क्या है ना कि आपको मैंने ये बता दिया 2 साल 3 साल तक होना, तो अगर आप फार्मूला भूल जाएं तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें प्रिंसिपल चेंज कर करके, और आप लास्ट में ऐड कर दें, वो हो जाता है काम। ठीक है, लेकिन जब अब 5 साल 10 साल ऐसा टाइम दे दिया, तो अब यार 10 साल का आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते रहेंगे, वो कितना लंबा हो जाएगा। कर देंगे वैसे भी, तो अगर टाइम हो तो कर दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ब्रेन कंज्यूमिंग हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास फार्मूला होना ज़रूरी है। फार्मूला क्या होता है कि कुछ सेम पैटर्न्स जब अकर होने लग जाते हैं, तब हम उसको एक जनरलाइज वर्जन में लिख लेते हैं। ठीक है, वही यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए मान लेते हैं कि पहला साल का प्रिंसिपल जो है 5,000 रुपया है, रेट 5 है। अरे भाई 5% बोलो, ऐसा बेसिक गलती नहीं करना चाहिए। रेट तो परसेंटेज में डिनोट होता है ना, ये 5% इनको लिखना चाहिए था। ठीक है, ठीक, आ जाइए। तो प्रिंसिपल क्या है 5,000 है, रेट ये है। अभी हम क्या है हर साल का करेंगे, तो हम टाइम तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा 1 ईयर हो जाएगा, क्योंकि ईयर बाय ईयर हम लोग अभी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, चलिए आइए, यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दिया, देख रहे हैं वो यहाँ 1 लिखा हुआ है ना, क्योंकि टाइम 1 ईयर है। यहाँ पर सोल्यूशन करता जा रहा है और इधर में फार्मूला लिखता जा रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। ठीक है, अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट 1 इक्वल्स टू 5,000 प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, अभी इसको सॉल्व नहीं किया है। ये सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि हम फार्मूला की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, इसीलिए ये सॉल्व नहीं किया। नहीं तो ये सॉल्व करके आंसर आ सकता था, सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, डेरिवेशन आपसे पूछा जाए तो आप ये करके दिखाएंगे, कोई सा भी एक ये लेकर के आप करके दिखाएंगे, और साथ में आप ये भी लिखते जाएंगे क्या एक्चुअली फार्मूला वाइज क्या कर रहे हैं। इसको P1 क्यों लिया, P1 क्यों लिया, क्योंकि ये वेरी करने वाला है। SI1 क्यों लिया, क्योंकि ये भी वेरी करने वाला है हर साल। रेट R ही क्यों लिया, R1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि रेट सेम रहने वाला है। ठीक है, और अमाउंट भी देख रहे होंगे आप कि A1 लिया है, देखिए A1 लिया है ना। A1 क्यों लिया है, क्योंकि हर साल ये भी वेरी करने वाला है। तो जो कांस्टेंट रहने वाला है वो क्या है, टाइम है और रेट है। तो टाइम भी T रहेगा और रेट भी R रहेगा। बाकी ये P1 S1 A1। ठीक, अभी देखिए A1 क्या किया, ये आपका प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है, अपना प्रिंसिपल है, ये क्या है SI1 है, प्रिंसिपल SI1। ठीक है, इससे क्या किया आपने, इसको SI1 को इसने लिख दिया P1 R1 T लिख लो, कोई ज़रूरत नहीं है बट लिख लो। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है ना, प्रिंसिपल प्लस P1 R1 T1 बाई 100, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अब क्या किया इससे कि ये देखिए 5,000 यहाँ है, 5,000 यहाँ है, तो ये 5,000 कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेकर के इसने 1 + 5/100 के टर्म्स में लिखे गया। ठीक है, ये अमाउंट A1 जो होगा वो P2 होगा, पहले ईयर का अमाउंट अगले साल के लिए प्रिंसिपल होगा, वही P2 हो गया ये। ठीक है, तो इसको अगर हम इस वर्जन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 5,000 क्या था, P1 था 1 + R/100। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ऐसे अगर आप उस SI का क्या फॉर्मूला था, SI = PRT/100 था ना, है ना, PRT बाई प्रिंसिपल रेट इन टाइम बाई 100। तो अगर आपको सीधा ये अमाउंट निकालना हो, सिंपल इंटरेस्ट के केस में बता रहा हूँ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में नहीं है। चूँकि ये देखा मैंने तो मेरे को ये ध्यान आया, अमाउंट = क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट के केस में 1 + RT/100। ठीक है, अब टाइम हमको नहीं पता, टाइम अगर 10 साल होता, अब इसी केस को अगर ले लें कि अमाउंट निकालना है, ये यहाँ पे P आएगा ना, P यहाँ P आएगा, अमाउंट निकाल, इसको हम मान लेते हैं, इसी सवाल को करते हैं एक बार। प्रिंसिपल आपका सिंपल इंटरेस्ट के लिए कर रहा हूँ मैं, ये 1,000 है, रेट आपका 10% है, टाइम आपका 10 साल है। तो आप क्या कर सकते हैं, SI निकाल सकते हैं PRT/100 करके।
है ना, और उसको अमाउंट में ऐड कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको सीधा बोला सिंपल इंटरेस्ट आपसे नहीं पूछा है, आपको बोला सीधा आप अमाउंट निकालो, तो हम सीधा इस फार्मूला में प्लेस कर देंगे, इस वाले में, उससे भी आ जाएगा। बेसिकली वो क्या है, ये जो फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है, ये जो फार्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है वो आपका यहाँ से आया हुआ है। देखिए P1 प्लस S1, इसी को दो करके लिखा है, ये वही मैंने आपके कर दिया। इसको अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊं तो प्रिंसिपल का वैल्यू लिखिए 1000, 1 प्लस रेट कितना है 10, टाइम कितना है 10 ईयर्स बाई 100। अब ये 100 जो है ना, ये परसेंटेज को काट के आया है, ठीक है, परसेंटेज हटा के जो 100 लिखते हैं नीचे, तो वही आया है वो, ठीक है। ये क्या हो गया, 10 × 10 100 हो गया, 100 हो गया, यानी कि ये 2 हो गया। 1 + 1 ये 1 हो गया ना, जीरो मत कर दीजिएगा इसको, तो 1000 अंदर में 2 आ गया, 1 + 1 2 हो गया, इक्वल टू 2000 आ जाता है, ठीक है। मतलब 10 साल में पैसा डबल हो गया, ऐसा ये बोलना चाह रहा था, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आप याद रखेंगे कि अगर सीधा अमाउंट निकालना हो, सिंपल इंटरेस्ट ना निकालना हो, सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो आप सीधा ही निकाल लीजिए PRT/100। अगर सिंपल इंटरेस्ट से आपको कोई मतलब नहीं, अमाउंट सीधा काम है, तो आप सीधा ये फार्मूला यूज़ करके अमाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है। वापस इस पे टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा था कि पहले साल का जो अमाउंट था A1 वो अगले साल के लिए P2 हो गया, ठीक। अब अगले साल का आ जाओ, सेकेंड ईयर के SI2 क्या हो जाएगा, SI2 की बात हो रही है, ठीक है। तो P2 PRT/100, ठीक है, 1 ईयर है बाई 100, यही बोला गया है ना। P2 का वैल्यू क्या है, P2 क्या है, ये है, ये सीधा उठा के यहाँ डाल दिया, इंटू R × 1/100, R × 1/100, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करिए, यहाँ देखिए कुछ आपको समझ में आएगा। यहाँ अगर आप देखेंगे ये तो 1 का 1 हो गया, ये 5/100 यहाँ पे ले आया, कुछ नहीं किया, बस इसी को इधर लेके गया है, ठीक है ना। इसी को आपको ये करके दिखा रहा है कि ये इधर ये था तो इसको ये इधर लेके गया है और ये ऐसा बन गया, ऐसा दिखने में आ गया, है ना, ठीक। आ जाइए यहाँ पे, अभी क्या यहाँ पे प्लस का मान है और यहाँ पे इनटू का ये है, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट 2 पे आते हैं। अमाउंट 2 क्या हो जाएगा, अमाउंट 2 = P2 + SI2। P2 क्या था, P2 हमने ऊपर से देखा था ना, P2 ये P2 लिखा हुआ था ना, ये इसी को वापस यहाँ पे कॉपी किया हमने, P2 + SI2 कहाँ से लेके आए, ये वाला SI2 यहाँ से लेकर के आए, ठीक है। यही वैल्यू सीधा उतार दिया, यहाँ पे SI2 था। अब ये देखिए ये ऐसा आ गया। अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, आप गौर करेंगे तो ये पार्ट कॉमन ले सकते हैं। ये पार्ट जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो आपका कुछ ऐसा बच जाएगा, ठीक है। ये 5000 1 + 5/100, 5000 1 + 5/100 ये निकाल लीजिए आप, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, इधर तो पूरा ही निकल गया, तो इधर 1 बचा और इधर क्या बच गया 5/100 बच गया, मतलब कि ये स्क्वायर हो गया। दिस इज इक्वल टू P3, अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन गया। ये अमाउंट जो A2 जो था वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन गया, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या नज़र आया कि थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या है, ये ऐसा बोल लें कि सेकंड ईयर का जो अमाउंट है वो ये। अब इसको क्या करेंगे, हम जनरलाइज कर लेंगे। अब हमको ये समझ में आ रहा है, ये A2 इक्वल्स टू क्या है 5000 + 1 + 5/100, 5000 5000 क्या था, P ही था 1 + 5/100 × 2, ठीक। अभी यहाँ से A3 बताइए, A3 इक्वल्स टू P, क्या चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ से इसमें क्या चेंज हुआ है, ये वही रहेगा, रेट वही रहेगा, तो रेट को हम क्या करते हैं R लिख लेते हैं। अब 1 प्लस रेट चेंज नहीं होता इसलिए R/100, ये P1 था इनिशियल पे जो था, क्या चेंज हो गया 2 का, ये था ना, ये दोनों सेम थे, ये 2 और ये 2 सेम था, ये डेरिवेशन से आया है, राइट। ये 3 और ये 3 भी सेम हो जाएगा। ये 4 क्या हो जाएगा, A4 इक्वल्स टू P1 1 + R/100 × A4 आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, जनरलाइज कर लेते हैं। जनरलाइज करके क्या आ जाएगा, ये देखिए आ गया। AN के लिए जब जनरलाइज किया, AN के लिए जनरलाइज किया तो P1 1 + R, यहाँ भी N आ जाएगा,
ठीक है, तो अब हम इसको नॉर्मल बोल देते हैं। ए इक्वल्स टू अमाउंट निकालना है तो जो प्रिंसिपल दिया रहेगा वो +1 प्लस आर जो होगा वो आर तो कॉन्स्टेंट ही होता है हर साल, और जो टाइम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज टाइम। ठीक, जितने साल के लिए था, ये 2 साल के लिए था, ये 2 आया था, 3 साल के लिए होता 3 आता, 4 साल के लिए होता 4 आता। अब इसमें भी है कि 3.5 साल होता, 3.25 साल होता, या 2.25 ईयर्स होता, ऐसा कुछ होता, 2 and 1/4 ईयर जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, 2 साल और 3 महीने का अगर समय होता तो इसमें फिर कुछ और बदलाव आता, लेकिन चूंकि इसमें इतना तक बताया गया, इसी को थोड़ा और बदलते हैं, उसमें फ्रैक्शन वैक्शन का कुछ चक्कर पड़ता है, वो अभी नहीं दिया है तो हम भी उसमें नहीं जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे केसेस में भी बनते हैं जहाँ पे आपका टाइम जो है वो आपका इंटीजर में ना दिया हो। यहाँ पे क्या इंटीजर में टाइम दिया हुआ है तो हमने सीधा n लिख लिया है। ऐसा केस हो सकता है जहाँ पे आपका टाइम इंटीजर में ना दिया गया हुआ हो। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, फ्रैक्शन में चलता है ये बात। ठीक है, तो वो देखेंगे जब आएगा तब, फिलहाल के लिए नहीं है तो नहीं। अब आपका जब ये पता चल गया, अमाउंट पता चल गया, ये याद रखिएगा, ये अमाउंट का फॉर्मूला है, ये CI का फॉर्मूला नहीं है, दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू CI, दिस इज़ अमाउंट। ठीक है, आप कैसे याद रखेंगे, जैसे आपने इधर P रख दिया और 1 का फैक्टर आ गया, मतलब ये समझिए कि जब ये कभी अंदर जाएगा तो प्रिंसिपल अलग से ऐड हो रहा है चीज़ में, मतलब कि ये क्या है, आपका अमाउंट है। अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू होल ऑफ 1 प्लस R/100 की पावर n, n क्या है, टाइम है। अब एक बार आपको अमाउंट मिल गया तो अमाउंट A माइनस P करके आप CI निकाल सकते हैं। ठीक है, वही किया गया है ना। तो ये चैप्टर अपना ख़त्म हो चुका है। इसमें एक आध सवाल है वो अपन देख के इसको रैप अप जल्दी से करते हैं, क्योंकि अब समय काफ़ी हो चुका है। फाइंड CI ऑफ इतना फॉर 2 ईयर्स, सीधा फार्मूला में पुट किया वो वैल्यू। ठीक है, 11 आ गया। इसको क्या ले सकते हैं, ये देखिए ना, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को ऐसा लिख लिया और इसके बाद कट्टम पुट्टी जोड़म जोड़ी जो था वो कर लिया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके ये निकाल लिए। अब इससे सवाल बनाइए, ये मान लीजिए एक सवाल है वो बनाइए, आपसे बनना चाहिए। फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला एक बार आपने लगा दिया सही से, उसके बाद तो क्या कैलकुलेशन है, वहाँ तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वॉज 20,000 इन ईयर 1997, 1997 ईस्वी में 20,000 पॉपुलेशन था। इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5%। फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2000। तो कितना 30 साल का है, टाइम क्या है, टाइम इक्वल्स टू 3 ईयर है। रेट क्या है, रेट अपने को दिया था 5% है। प्रिंसिपल क्या है, 20,000 है ना। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक है, दे दिया है। क्या बोला यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना है कि इट इंक्रीज्ड एट द रेट इतना, फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2000। अब पॉपुलेशन में क्या होता है ना कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि जो हमारा प्रिंसिपल था वही हर साल इंटरेस्ट प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो प्रोड्यूस कर रहा था उस केस में कॉमन प्रिंसिपल था। लेकिन यहाँ जब आबादी की बात की गई है तो ये हम कैसे मान लिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। यहाँ अगर नहीं लिखा हुआ है तो मान लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट है। कैसे मान लिए, क्योंकि भैया ये जो 20,000 आदमी थे, प्रिंसिपल 20,000 आदमी जो थे, ठीक है, ये पहले साल बच्चा पैदा किए होंगे। ठीक है, तो इनमें से कुछ लोग जो है वो बच्चा नहीं पैदा किए होंगे, मान लेते हैं 20,000 में से, ऐसा मान लेते हैं। कोई हम ज़्यादा ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्यों ऐसा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा। इसमें से मान लेते हैं कि 10,000 लोग बच्चा पैदा किए। ठीक है, तो ये 5% के रेट से 10,000 बच्चे नहीं पैदा किए, इसमें से 10,000 लोग जो होंगे वो बच्चा पैदा किए हैं, 10,000 लोग बच्चा पैदा नहीं किए हैं, तो 5% के रेट से बढ़ा। ठीक है, उसके अगले साल भी क्या हुआ, 5% के रेट से बढ़ा। ये फर्स्ट ईयर था, ये मान लेते हैं सेकेंड ईयर था। तो भाई फर्स्ट ईयर में जो ये 10,000 प्रोड्यूस नहीं किए, तो हो सकता है इधर से जो छूट गए थे वो 5,000 प्रोड्यूस करेंगे, और इधर वाले 5,000 बोलेंगे नहीं भैया हमको एक और बच्चा चाहिए, तो वो भी 5,000 प्रोड्यूस कर दिए होंगे। माने 5,000 लोग उनमें से भी बच्चा प्रोड्यूस किए होंगे। तो इस तरह से क्या हो जाता है ना कि ये देखिए 10,000 हो गया, अब फिर से हमको 10,000 लोग मिल गए, लेकिन इस 10,000 में 5,000 ये वाले थे और 5,000 वो थे जिन्होंने पिछले साल बच्चा पैदा नहीं किया था, तो वो 5,000 आ गए, तो फिर 5% से इंक्रीज हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट में सेम प्रिंसिपल आपका बार बार इंटरेस्ट प्रोड्यूस करता है। लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना है कि यार ये 10,000 आदमी है वही अगले साल भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है,
बाकी लोग भी, उनकी भी तमन्ना है उनके भी बच्चे हों, है ना। तो वो अगले साल उनमें से भी कुछ प्रोड्यूस कर रहे होंगे 5,000। या आप थोड़ा इसको सिंपल करने के लिए ऐसा मान लीजिए, थोड़ा हम इसको सिंपल करते हैं, ये तो थोड़ा मतलब सिचुएशन हल्का सा कॉम्प्लेक्स मैंने बताया है। मान लीजिए पहला साल में 10,000 लोग जो है वो पैदा किए, 5% बच्चा पैदा हो गया, ठीक है। अगले साल क्या हुआ, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर का केस था, ये सेकंड ईयर का केस में। सेकंड ईयर में जो 10,000 पिछले बार पैदा नहीं किए थे, ये 10,000 इस बार पैदा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पिछली बार जो 10,000 पैदा नहीं किए थे वो भी सब पैदा कर दिए, और फिर 5% के हिसाब से बच्चा पैदा हो गया, ठीक है। तीसरे साल क्या हुआ होगा, थर्ड ईयर में क्या होगा कि ये वाले 5,000 पैदा किए होंगे, और ये 5,000 लोग यहाँ से होंगे वो पैदा किए होंगे, तो फिर हमारा 10,000 हो जाता है, फिर हमारा 5% से ग्रोथ हो जाता है ना। कहने का ये मतलब है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा 97 ईस्वी में पैदा किया वो 98 में नहीं करेगा, वो कर सकता है। और जो नहीं किया वो ऐसा मतलब नहीं है कि अगले साल वो नहीं करेगा, वो अगले साल वो भी कर सकता है। तो इससे हमको इसलिए हम इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट लिए हैं। बाकी आपको प्रिंसिपल रेट और टाइम बता ही दिया, तो इसी का फॉर्मूला बैठा ही है, आंसर मिल गया, ठीक है। अभी डिप्रिसिएशन का केस आया है। अब मैंने आपको क्या बताया, अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, 1 + R/100 इंटू n पावर n, नॉट इंटू, पावर n। अब इस केस में क्या है ना कि आपका इस रेट से, इस R के रेट से आपकी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं। लेकिन अगर बोल दे कि R के रेट से चीज़ें घट रही हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, A का वैल्यू P + 1 - R/100। अब आपने ये देख लिया कि यहाँ पर डिप्रिसिएशन है या डिक्रीज़ है, ठीक है, या कुछ इस तरह का है जिसमें घटने की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप माइनस डालेंगे। प्लस इसीलिए डाला था क्योंकि प्रिंसिपल से ये प्लस होकर आगे बढ़ रहा था, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि ये माइनस में जाएगा। तो वही इसका एग्जांपल यहाँ पर है, आप ये करके देखिए। सवाल सिंपल ही है, मैंने सवाल पढ़ा था, मोटा मोटी सेम ही लगा था, ठीक है। स्कूटर वाज बॉट एट 42,000, इट्स वैल्यू डिप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। अब 1 साल के बाद की बात की गई है, तो आप इसको SI से भी निकाल सकते हैं, आपको इस फॉर्मूला पर डालने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला पर भी डालेंगे तो कोई बात नहीं है। क्या पूछा, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। हमको इसमें डिप्रिसिएशन वैल्यू नहीं पूछा है या डिक्रीज वैल्यू नहीं पूछा है, हमसे सीधा पूछा अमाउंट कितना होगा। तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या था, सीधा इस पर लग प्रिंसिपल कितना था, 42,000 था, 42,000 का स्कूटी था ना उसका, ठीक है, इंटू 1 प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा क्योंकि घट रहा वैल्यू, ये घट रहा है ना, 8% से घट रहा है, 8/100 इंटू 1 साल के लिए पूछा है, यानी कि 1, ठीक है। तो चूँकि 1 साल की बात हो रही थी तो SI से भी कर सकते थे, लेकिन चूँकि CI का चैप्टर है तो आप CI से कीजिए। अब इसको क्या रहेगा, कुछ सॉल्व करना रह गया, ये क्या हो जाएगा, 92/100 इंटू 40,000, ये और ये काट दो आप, इसको जो है वो 92 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब 420 को 92 से मल्टीप्लाई करने का एक तो ये तरीका है ना, 840, और ये कितना हो जाएगा, 4,200 माइनस 420, 4,200 - 420, 3780, 3780, ये इससे जुड़ेगा 0, इससे जुड़ेगा 4, 8 8 16, 6 हाथ में 1, 7 1 8 3, ऐसा कुछ आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, 420 इंटू 100 माइनस 8, ये इस ऐसे भी करेंगे तो आपको 92 से ही मल्टीपल आएगा, तो 4200 तो निकालना आसान था, 420 था, प्लस 2 जीरो और लगा दो, माइनस 8 इंटू ये कर लो, 0 का 0 आ जाएगा, 8 2 जा 16 का 6, साथ में 1, 8 4 32 33। अब ये माइनस कर दीजिए, इसमें से 42,000 में से 3,300 माइनस कर दीजिए, 42,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो कितना बचता है, 39। ये दिमाग में होना चाहिए, ये मैं जो कर रहा हूँ ना, 39,000 में 300 घटाएंगे तो 39,000 में से कितना घटाएंगे, ठीक है, 3,000 पहले घटाया हमने, 3,000 ये 3,000 पहले घटाया तो कितना बचा, 39,000, 39,000 बचा, 39,000 बचा, उसमें से 360 घटाना है, 39,000 में से 300 घटाइए तो कितना बचता है, 38700। अब 60 और घटाइए तो कितना बचता है, 38640। देखिए मिल गया ना, दोनों मैच कर गया। तो किसी भी तरीके से जैसा आपको आराम लगे, छोटा नंबर होता है ना तो ये करना आसान हो जाता है, ये भी करना आसान था, लेकिन वही अगर और एक आध A1 लगा दिया होता ना तो आपको ये थोड़ा और टफ हो जाता। तो ठीक है, जैसा आपको आराम लगता हो आप कर सकते हैं।
और ये भी होता है कि ऑन स्पॉट आपको डिसाइड करना पड़ता है कि भाई इसको मैं कैसे प्रोसीड करूँ एज फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है मित्रों, इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। हम लोग फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए मुझे नहीं, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और कोई दोस्त हो जिसको पढ़ना हो तो शेयर कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए grex1192 पे आप जा सकते हैं, इंस्टा आईडी है मेरा। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी देख लीजिएगा, ये वही चीज़ें हैं जो मैंने बताया आपको, कुछ इसमें नया नहीं है। ठीक है मित्रों, समाप्त करते हैं आज के लेक्चर को। टाटा।